नमस्कार, जय हिंद। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी लोग अच्छे हैं और आप सबों की प्रिपरेशन बहुत अच्छे तरीके से हो रही है। इस वीडियो में 17 मई 2024 से संबंधित करंट अफेयर्स के प्रश्नों को हम देखेंगे। इस डेली करंट अफेयर्स की श्रृंखला में जिस तरह से हम आपको बिहार, राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं से संबंधित सारी जानकारी देते हैं, तो इस वीडियो में भी आपको सारी जानकारी हमेशा की तरह हम यहाँ पर विस्तार पूर्वक देने वाले हैं। वीडियो को पूरा देखिएगा और यहाँ से अपनी प्रिपरेशन को जरूर बरकरार रखिएगा। ये वन स्टॉप सॉल्यूशन है करंट अफेयर्स के लिए, जिसके माध्यम से बिहार के प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी आपकी बेहतर होगी। आपको दर दर भटकने की आवश्यकता नहीं है, यहीं पर आप अपनी तैयारी को बेहतर बना सकते हैं। चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं। पिछले वीडियो में एक प्रश्न हमने आपसे पूछा था। ये प्रश्न था कि 5 जनवरी 1952 को पटना में जन्मे बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी का 13 मई 2024 को हाल ही में 72 वर्ष की आयु में कैंसर की वजह से मौत हुई। वे जेपी आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाए थे, साथ ही साथ आपातकाल के दौरान वे जेल भी गए थे। और हमने पूछा था कि बताएं कि बतौर बिहार के वित्त मंत्री रिकॉर्ड कितनी बार वे बजट पेश किए थे। तो कुल मिला के 11 बार बजट पेश किए थे बतौर वित्त मंत्री। विकल्प नंबर बी यहाँ पर इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा। अच्छा, पिछले वीडियो में जब हम इसकी चर्चा कर रहे थे तो जेपी आंदोलन को लेकर कुछ चीजें हमने आपको बतलाया था। जयप्रकाश नारायण द्वारा जो संपूर्ण क्रांति आंदोलन चलाया गया था, जो कि खास करके 1970 के दशक में जो केंद्र में इंदिरा गांधी की सरकार थी, तो उनको सत्ता से उखाड़ फेंकने के लिए चलाया गया था। तो ये चीजें हम वहां पर डिस्कस किए थे। हालांकि एक दो कमेंट आया था कि सर सुशील कुमार मोदी के बारे में कुछ चीजें और भी अतिरिक्त आप बतलाते। तो यहाँ पर इस वीडियो में एक प्रश्न हमने इनसे संबंधित रखा है, कुछ महत्वपूर्ण जानकारी हम आपको आगे देंगे। फिलहाल यहाँ पर चलते हैं पहले प्रश्न पे, लेकिन उससे पहले आप इस बात का ध्यान रखेंगे कि हमारे जितने भी स्टडी मटेरियल, नोट्स, टेस्ट सीरीज आदि सभी चीजें आप बीएम ऑनलाइन लर्निंग ऐप के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ पर जो चीज आपको दिख रहा है वो तमाम चीजें आपको इसी कोर्स में मिलेगा। ठीक है, एप्लीकेशन को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए, इस कोर्स को आप परचेज कीजिए और यहाँ पर जो चीज आप देख रहे हैं आप तमाम चीजों का भरपूर लाभ उठा सकते हैं। चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं हम पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है कि भारत की सबसे बड़ी कौशल प्रतियोगिता इंडिया स्किल्स 2024 में बिहार के कितने युवा प्रतिभागी भाग लिए हैं? तो सबसे पहले ये ध्यान रखें, इसमें बिहार के 39 यानी कि 39 युवा प्रतिभागी भाग लिए। तो विकल्प नंबर ए यहाँ पर इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब इसके बारे में आपको जानकारी दे दूं कि भारत की सबसे बड़ी कौशल प्रतियोगिता इंडिया स्किल्स 2024 का उद्घाटन कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय भारत सरकार द्वारा यशोभूमि द्वारिका, जो कि नई दिल्ली में एक जगह है, यहाँ पर किया गया। यशोभूमि एक प्रकार से देखें तो आपको हमने बतलाया था कन्वेंशन सेंटर के रूप में, जो कि एशिया के सबसे बड़े कन्वेंशन सेंटर के रूप में नरेंद्र मोदी द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी अभी हाल ही में। ये चीजें ध्यान रखिए, नई दिल्ली में है, द्वारका नई दिल्ली में। अब देखिए यहाँ पर जो हम बात कर रहे हैं भारत की सबसे बड़ी कौशल विकास या फिर कौशल प्रतियोगिता के बारे में, जो कि इंडिया स्किल्स 2024 की हम चर्चा कर रहे हैं, तो इसका जो आयोजन तिथि है ये ध्यान है कि 15 मई को शुरू हुई है ये और 19 मई तक ये चलेगी। कुल मिला के 5 दिवसीय ये प्रतियोगिता है या फिर 5 दिवसीय ये आयोजन है। और जो इसका आयोजन होना, भले ही ये इसका जो उद्घाटन है यशोभूमि नई दिल्ली में हुई है, लेकिन ये 4 जगहों पर आयोजित होना है। एक दिल्ली, फिर गांधीनगर, बेंगलुरु, मणिपाल। दिल्ली में और गुजरात की राजधानी गांधीनगर में, कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में, और जो यहाँ पर मणिपाल आपको दिख रहा है, मणिपाल को लेकर ये ध्यान रखेंगे मणिपाल पड़ता है मध्य प्रदेश में। तो इन 4 जगहों पर इसका कह सकते हैं आयोजन किया जाना है। देखिए, इस प्रतियोगिता की बात करें तो यह देश के युवाओं को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी प्रतिभा दिखाने का एक मंच प्रदान करती है। और इस 5 दिवसीय कौशल प्रतियोगिता में 61 श्रेणियों में पूरे भारत के छात्रों का कौशल का प्रशिक्षण होगा, ये यहाँ पर ध्यान रखिएगा। और जो भी छात्र, यहाँ पर जो भी युवा सेलेक्ट होंगे इस प्रतियोगिता में इंडिया स्किल्स 2024 में, तो चयनित युवाओं को या फिर छात्रों को फ्रांस के लियोन शहर में होने वाले वर्ल्ड स्किल्स ओलंपियाड में देश का प्रतिनिधित्व करने का मौका मिला है। तो इन सारी चीजें यहाँ से ध्यान रखिएगा। और बिहार के संदर्भ में इस वक्त आपको बस इतना ध्यान रखना है कि बिहार के 39 युवा प्रतिभागी इसमें भाग लिए हैं। ठीक है, अगर कोई सेलेक्ट होते हैं तो वो चीजें हम आपको यहाँ पर जरूर बताएंगे। फिलहाल इतनी सारी जानकारी ध्यान रखिए। चलते हैं हम दूसरे प्रश्न पे। ये दूसरा प्रश्न सुशील कुमार मोदी से ही संबंधित है कि हाल ही में 13 मई 2024 को बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी का निधन हुआ है। बताएं कि किस वर्ष भारत सरकार ने उन्हें राज्यों के वित्त मंत्रियों की एम्पावर्ड कमेटी का अध्यक्ष बनाया था। देखिए, सुशील कुमार मोदी को लेकर जितनी भी चीजें आप पढ़ेंगे, जो एग्जाम में पूछे जाने की संभावना, एग्जाम पर्पज से जो चीजें निकल कर सामने आती है,
उनमें से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये वाला पॉइंट है जो यहाँ पर हमने प्रश्न के रूप में रखा है। तो सबसे पहले ये जान लीजिए, इसका जो करेक्ट आंसर होगा ये होगा विकल्प नंबर ए, यानी कि वर्ष 2012-13 में। अब इसको समझिए आखिर यहाँ पे कह क्या रहा है, और इसका जो राइट आंसर है ये 2012-13 जो हमने लिखा है, एक्चुअली में यहाँ पर ये क्या चीज़ें संचालित हुई थी जो कि इसको लेकर एम्पावर्ड कमेटी का इन्हें अध्यक्ष बनाया गया था वित्त मंत्रियों की। तो इसको देखिए समझिए, यहाँ पर पहला पॉइंट हमने लिखा है। सबसे पहले इनके बारे में कुछ चीज़ों की चर्चा हम कर लेते हैं जो आसान से पॉइंट है जो पूछे जा सकते हैं। जैसे कि राजधानी पटना में जन्मे, तो ध्यान रखिए पटना में इनका जन्म हुआ था सुशील कुमार मोदी का 5 जनवरी 1952 को, और रिसेंटली मृत्यु हुई है 13 मई 2024 को 72 वर्ष की आयु में। वे भारतीय जनता पार्टी के राजनीतिक और बिहार के वित्त मंत्री रहे हैं। यहाँ पर एक चीज आपको समझ में आ रहा होगा कि सुशील मोदी जो है ये बिहार में लंबे समय तक भाजपा का इकलौता चेहरा रहे हैं। भाजपा को बहुत मतलब कि ऊंचाइयों पर ले जाने में इनका योगदान है बिहार में, खास करके बिहार के संदर्भ में अगर हम बात करें तो। देखिए यहाँ पर हमने आगे लिखा है कि अनुग्रह नारायण सिन्हा और कर्पूरी ठाकुर के बाद बिहार के तीसरे उप मुख्यमंत्री बने थे। कौन? तो सुशील कुमार मोदी। अगर सुशील कुमार मोदी से संबंधित ये पूछा जाए कि स्वतंत्र प्रभार के दृष्टिकोण से देखा जाए, या फिर सिंपल सा अगर आपसे ये पूछा जाए कि सुशील कुमार मोदी बिहार के कौन से उप मुख्यमंत्री थे, तो तीसरे। पहले थे अनुग्रह नारायण सिन्हा, उसके बाद कर्पूरी ठाकुर, और बाद में सुशील कुमार मोदी। देखिए यहाँ पर आगे हमने लिखा कि मृत्यु के समय वे भारतीय जनता पार्टी की ओर से राज्यसभा सांसद थे। अच्छा, इस तरह की जानकारी शायद जयप्रकाश नारायण से रिलेट करते हुए एक बार एग्जाम में पूछा गया है। अर्थात यहाँ पर मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि शायद जयप्रकाश नारायण को लेकर ही पूछा गया, मुझे याद आ रहा है थोड़ा थोड़ा, कि जो उनके जीवन का अंतिम दिन तक उनका जो संबंध था किस राजनीतिक दल से था, ऐसा ही कुछ एक प्रश्न था जो कि पूछा हुआ था। तो यहाँ पर ये भी आप ध्यान रखेंगे, भारतीय जनता पार्टी से संबंधित थे सुशील कुमार मोदी, और मतलब मृत्यु के समय तक वे राज्यसभा सांसद थे भारतीय जनता पार्टी की ओर से। अब यहाँ पर एक जानकारी और भी है जो पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था कि बतौर वित्त मंत्री बिहार के रिकॉर्ड 11 बार उन्होंने बजट पेश किया था। तो इतनी सारी कॉमन जानकारी है, आपको हर जगह देखने को मिलेगा, हर कोई आपको बतलाएगा। लेकिन एक चीज जो हमने यहाँ पर प्रश्न में आपको दिखलाया है, पूछा है, यहाँ पर देखिएगा इस वाले पॉइंट को। देखिए भारत सरकार ने वर्ष 2012-13 में सुशील मोदी को राज्यों के वित्त मंत्रियों की एम्पावर्ड कमेटी का अध्यक्ष बनाया था। अर्थात वे जीएसटी को समझने के लिए उस वक्त ऐसे देशों की यात्रा किए थे जहां पर जीएसटी लागू था, और यही सब चीजों का परिणाम है कि भारत में जीएसटी लागू हुआ 2017 में। अब यहाँ पर ये चीज आपको जरूर ध्यान रखना जो हमने आपको बताया है, वित्त मंत्रियों की एम्पावर्ड कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया था, और किस लिए? ताकि जीएसटी को समझने के लिए वो उस देशों का दौरा करे जहां पर पहले से जीएसटी लागू है। ये चीजें आई होप आपका यहाँ पर क्लियर हो गया है। अच्छा, जीएसटी सर्वप्रथम लागू हुआ था फ्रांस में 1954 में। 1954 वही ईस्वी है जिस ईस्वी को भारत और चाइना के मध्य पंचशील समझौता हुआ था, और उस समय भारत के प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। ये चीज ध्यान रखिए। अच्छा, जीएसटी की हम लोग बात कर रहे हैं तो यह एक प्रकार का अप्रत्यक्ष कर है, यानी कि इनडायरेक्ट टैक्स है। साथ ही यहाँ पर आप ये भी ध्यान रखेंगे कि भारत में जीएसटी 101वें संविधान संशोधन अधिनियम 2016 द्वारा लाया गया था। लेकिन एक सवाल यहाँ पर यह भी है एक अलग तरीके से कि भारत में जीएसटी लागू कब हुआ, तो आपको ये ध्यान रखना है कि भारत में आधिकारिक तौर पर 1 जुलाई 2017 को जीएसटी लागू किया गया था, और भारत में जीएसटी को अपनाने का जो विचार था पहली बार वर्ष 2000 में अटल बिहारी वाजपेयी सरकार द्वारा सुझाया गया था। तो ये प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन हाल ही में भारत के 50वें ग्रैंड मास्टर बने हैं? 50वें नहीं बल्कि 50वें। तो 50वें ग्रैंड मास्टर अभी हाल ही में तमिलनाडु के पी श्याम निखिल बने हैं। विकल्प नंबर डी यहाँ पर इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपको बता दूं कि हाल ही में तमिलनाडु के पी श्याम निखिल भारत के 50वें ग्रैंड मास्टर बने हैं। आप इन्हें यहाँ पर इसे तस्वीर में देख सकते हैं। उन्हें यह उपलब्धि दुबई में 12 मई 2024 को दुबई पुलिस मास्टर्स 2024 प्रतियोगिता में हासिल हुआ है। ये नाम ध्यान रखेंगे, पी श्याम निखिल, जो कि तमिलनाडु के रहने वाले हैं, और ये रिसेंटली 50वें ग्रैंड मास्टर बने हैं भारत के। देखिए, इससे पहले थोड़ी दिन पहले हमने आपको जानकारी दिया था, इससे पहले बार्सिलोना स्पेन में तमिलनाडु के ही चेन्नई जुहा की वैशाली रमेश बाबू, जो कि आप इन्हें यहाँ पर तस्वीर में देख रहे हैं, ये भारत की 84वीं ग्रैंड मास्टर बने थे। और यहाँ से कुछ चीजें बहुत इंपॉर्टेंट निकलकर सामने आती है। देखिए इस वाले पॉइंट में कोनेरू हम्पी और हरिका द्रोणावल्ली के बाद वैशाली रमेश बाबू भारत की तीसरी महिला ग्रैंड मास्टर है। कोनेरू हम्पी पहली,
हरिका द्रोणावल्ली दूसरी और रमेश बाबू, वैशाली रमेश बाबू तीसरी महिला ग्रैंड मास्टर बनी है भारत की। अब यहाँ पर एक चीज मैं आपको रिलेट करके ये भी बता दूं कि वैशाली रमेश बाबू फीडे विश्व कप उपविजेता, साथ साथ 50वें ग्रैंड मास्टर आर प्रज्ञानंद की बहन है, जिन्हें आप यहाँ पर देख सकते हैं। आर प्रज्ञानंद जो कि भारत के 50वें ग्रैंड मास्टर बने थे, ये इनकी बहन है। और आपको ये ध्यान रखना है कि दोनों को देखें अगर हम, तो शतरंज की दुनिया में ये ग्रैंड मास्टर का दर्जा पाने वाली ये पहली भारतीय भाई बहन की जोड़ी है। तो इस लिहाज से ये चीज़ें हमें लगता है कि बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पर हो जाती है। आपको इन सारी चीज़ों को ध्यान रखना पड़ेगा। अच्छा, एक जानकारी मैं आपको ये भी दे दूँ कि भारत के पहले ग्रैंड मास्टर कौन है, तो यह विश्वनाथन आनंद, जिन्हें यहाँ पर आप तस्वीर में देख रहे हैं। दरअसल वर्ष 1987 में विश्वनाथन आनंद भारत के पहले ग्रैंड मास्टर बने थे, जो कि तमिलनाडु चेन्नई के रहने वाले हैं। अच्छा, यहाँ पर एक बात आपको ये भी मालूम होगा कि सबसे अधिक जो ग्रैंड मास्टर बने हैं वो तमिलनाडु से ही बने हैं, यानी कि तमिलनाडु जो है इस मामले में अन्य किसी भी राज्य से बहुत ही आगे है। तो ये चीज़ ध्यान आप लोग अवश्य रखिएगा। अच्छा, अभी रिसेंटली जो खास करके जो ग्रैंड मास्टर बने हैं, तो 80वें से लेकर के 50वें तक की यहाँ पर सूची हमने आपके समक्ष रखा है। आप लोग इसको देख लीजिए, समझ लीजिए, एग्जाम में यहाँ से प्रश्न अराइज हो सकते हैं। ये जो रिसेंटली मतलब जो ग्रैंड मास्टर बने हैं उसकी सूची है। चलिए, अब यहाँ पर हम आ चुके हैं चौथे प्रश्न पे। ये प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस साहित्यिक रचना को यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन यानी कि यूनेस्को की विश्व एशिया प्रशांत क्षेत्रीय रजिस्टर में शामिल किया गया है। तो देखिए, यहाँ पर जो विकल्प आपको दिख रहा है महाभारत, रामचरितमानस, रामायण और वेद। फिलहाल इसका जो करेक्ट आंसर यह है विकल्प नंबर बी, यानी कि रामचरितमानस। रामचरितमानस और अन्य दो है जिसको इसमें शामिल किया गया है, वो आप यहाँ पर एक्सप्लेनेशन में देखेंगे। इसमें देखिए, पहला पॉइंट है कि हाल ही में 7 से 8 मई 2024 तक मंगोलियाई राजधानी उलान बटार में मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड कमेटी फॉर एशिया एंड द पैसिफिक की 10वीं बैठक आयोजित की गई थी। कहाँ पर? तो मंगोलिया की राजधानी उलान बटार में, यहीं पर ये आयोजित हुई थी। और इस बैठक में रामचरितमानस, पंचतंत्र और सहृदयालोक लोकन को यूनेस्को की मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड एशिया पैसिफिक रीजनल रजिस्टर में शामिल किया गया। ये जो 3 प्रमुख रचना है भारत की, खास करके प्राचीन रचना, प्राचीन ग्रंथ है, जो कि इसमें शामिल किया गया है। तो देखा जाए तो कहीं ना कहीं ये भारत के लिए बहुत गर्व की बात है कि जो कि भारत की प्राचीन ग्रंथों को, प्राचीन रचनाओं को इसमें शामिल किया गया है, ताकि इसे अच्छे तरीके से सहेज कर रखा जा सके। अच्छा, जिन ग्रंथों की हम बात कर रहे हैं, यहाँ पर मैं आपको इसके बारे में बता दूं, इसके जो रचनाकार हैं एक्चुअली ये पूछे जा सकते हैं। चूंकि ये तीनों खबरों में है तो प्रश्न बनना मुझे स्वाभाविक नजर यहाँ से आता है। ध्यान दीजिएगा, तीनों रचना की बात करें, जैसे कि इसमें पहला जो हमने देखा सहृदयालोक लोकन, इसके रचनाकार थे आचार्य आनंद वर्धन। पंचतंत्र जो कि एग्जाम में कई बार रिपीट हुआ, आपको मालूम होगा कई बार विभिन्न एग्जाम में ये पूछे गए हैं। पंचतंत्र के जो रचनाकार थे विष्णु शर्मा, जिनका दूसरा नाम चाणक्य, चाणक्य के भी नाम से ये जाने गए हैं। अगला है रामचरितमानस। रामचरितमानस के जो रचनाकार थे या फिर जो लेखक थे, ये थे गोस्वामी तुलसीदास। तो ये तीनों को यहाँ पर आपको ध्यान रखना है और हर हाल में ध्यान रखेंगे, क्योंकि ये खबरों में है और मैं आपको दोबारा बोल दूं, ये पूछा जा सकता है। देखिए, यहाँ पर इस रजिस्टर में जो शामिल किया गया इन तीनों रचनाओं को, आखिर इसका उद्देश्य क्या है, तो यही चीजें हमने लिखा कि मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड का जो उद्देश्य है, ये विश्व की सभी मुख्य सांस्कृतिक धरोहरों को सहेजा जाए, जिससे बड़ी संख्या में लोगों को इसके प्रति जागरूक भी किया जा सके। तो यही इसका एक उद्देश्य है, जिसको लेकर अभी हाल ही में ये भारत के 3 ग्रंथों को इसमें शामिल किया गया है। अच्छा, एग्जाम में कई प्रकार से और भी कई ग्रंथों के बारे में पूछे जा सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर हमने कुछ वही चीज़ों को लेकर जानकारी आपके समक्ष रखा है। महाभारत के रचनाकार की बात करें तो महाभारत के रचनाकार महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास को कहा जाता है। महाभारत का एक और नाम है जय संहिता, ये भी आप लोग ध्यान अवश्य रखिएगा। अच्छा, रामायण के जो लेखक हैं, जो रामायण की रचना की गई थी महर्षि वाल्मीकि के द्वारा। सहृदयालोक लोकन, ये अभी हम आपको बतला चुके, पंचतंत्र बतला चुके, रामचरितमानस बतला चुके, और यहाँ पे अगला है चारों वेद। चारों वेदों में अगर हम बात करें तो ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद और यजुर्वेद, ये वेद आपके एग्जाम पर्पज से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। इसके रचनाकार महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास। ये वेद को लेकर चीजें आप लोग प्राचीन भारत के इतिहास के अंतर्गत पढ़ते होंगे। अगर ये टॉपिक आपका कमजोर है तो इसको बेहतर तरीके से पढ़ लीजिए, कई बार यहाँ से रिपीटेड बोर्ड में प्रश्न पूछे गए हैं। चलिए, इसे स्किप करते हैं, चलते हैं अगले प्रश्न पे। 5वां प्रश्न आपके समक्ष है कि निम्नलिखित में से कहाँ हाल ही में विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन किया गया। तो ये आयोजन अभी हाल ही में किया गया नीदरलैंड में।
विकल्प नंबर डी यहाँ पर इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपको बता दूं कि हाल ही में 13 से 15 मई 2024 तक रोटरडैम नीदरलैंड में विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन किया गया। और इस सम्मेलन की बात करें तो इस सम्मेलन में नवीन और नवीनकरणीय ऊर्जा मंत्रालय भारत सरकार द्वारा भारत मंडप स्थापित किया गया, जिसके माध्यम से भारत द्वारा हरित हाइड्रोजन क्षेत्र में की गई प्रगति को दुनिया के सामने प्रदर्शित किया गया। तो ये चीजें यहाँ पर आपको ध्यान रखना है। भारत मंडप की यहाँ पर जो बात हुई है, इसको लेकर ये वाला पॉइंट जो है कि नवीन और नवीनकरणीय ऊर्जा मंत्रालय भारत सरकार द्वारा ये भारत मंडप यहाँ पर स्थापित किया गया है। तो ये मंत्रालय को लेकर चीजें आपसे पूछा जा सकता है। और भारत मंडप की उद्घाटन की बात करें तो इसका जो उद्घाटन था ये 12 मई 2024 को नवीन और नवीनकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के सचिव डॉक्टर भूपिंदर या फिर श्री भूपेंद्र एस भल्ला के द्वारा किया गया। तो यहाँ से संबंधित ये सारी जानकारी आपको ध्यान रखना है। कुछ जानकारी रिलेटेड मैं आपको दे दूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 15 अगस्त 2021 को राष्ट्रीय हाइड्रोजन मिशन लॉन्च किया गया था, लेकिन यहाँ पर एक्चुअली हम बात कर रहे हैं ग्रीन हाइड्रोजन की। हालांकि जनवरी 2023 में भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन शुरू किया गया है। तो दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है, दोनों को यहाँ से आपको ध्यान रखना है। अच्छा, आपके मन में ये सवाल उठ रहा होगा कि ये ग्रीन हाइड्रोजन आखिर होता क्या है। देखिए, ग्रीन हाइड्रोजन की बात करें तो सबसे पहले जो इसका रासायनिक सूत्र होता है ये होता है GH2। आपको ध्यान रखना है, हरित जो हाइड्रोजन है ये नवीनकरणीय ऊर्जा या फिर निम्न कार्बन शक्ति से उत्पन्न हाइड्रोजन को कहा जाता है। और ये हरित हाइड्रोजन की जो हम बात कर रहे हैं यह एक स्वच्छ ऊर्जा स्रोत है, यानी कि ऊर्जा का एक स्वच्छ स्रोत है। इससे प्रदूषण का जो स्तर है ये कम होता है। तो ये चीजें आप लोग यहाँ से ध्यान रखिए। अच्छा, प्रदूषण की बात हो रही है तो एक जानकारी मैं आपको दे दूं, 2070 तक का नेट जीरो का लक्ष्य हासिल करने का लक्ष्य है भारत सरकार का, जबकि रेलवे का जो लक्ष्य है वो है 2030 तक। ये चीजें आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए अब यहाँ पर हम चलते हैं आगे अगले प्रश्न पे। अगला छठा प्रश्न है कि ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव द्वारा जारी एक रिपोर्ट के अनुसार कौन सा देश वित्तीय वर्ष 2023-24 में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार बना है। करेक्ट आंसर होगा इसमें चाइना। विकल्प नंबर ए यहाँ पर इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर मैं कुछ चीजें आपको बतलाऊंगा जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले ये ध्यान रखिए, ये प्रश्न आपके बीपीएससी एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है। अब मैं बतलाऊंगा कि कहाँ पर कैसे पूछा गया था। सबसे पहले यहाँ पर पहला पॉइंट है कि ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव द्वारा जारी नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार वित्त वर्ष 2023 से 24 में चाइना 118.4 अरब डॉलर के द्विपक्षीय व्यापार के साथ भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है। तो इस मामले में 2023-24 में जो शीर्ष स्थान पर पहुंचा है ये देश है चीन, यानी कि चाइना। अब यहाँ पर अगला जो पॉइंट आप देखेंगे इसमें 2021-22 और 2022-23 को लेकर कहा गया है। तो 2021-22 और 22-23 में अमेरिका शीर्ष पर था, किंतु अब भारत के साथ व्यापार के मामले में चीन अमेरिका को पीछे छोड़ दिया है और पहले स्थान पर पहुंच गया है। तो यही यहाँ पर आपको ध्यान रखना, अमेरिका को लेकर पूछा गया था। पिछली बार 2021-22 और 22-23 में अमेरिका इसमें शीर्ष पर था और बीपीएससी एग्जाम में प्रश्न पूछा गया था कि भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार देश कौन है, तो उस समय था अमेरिका। हालांकि अब अमेरिका को पीछे छोड़ते हुए 2023-24 में चीन सबसे आगे निकल गया, चीन पहले स्थान पर है। आप यहाँ पर जो विकल्पों को देख रहे हैं, यहाँ पर जो हमने विकल्प को अरेंज किया है, जैसे कि अगर भारत के सबसे बड़े व्यापारिक भागीदार देशों की बात करें तो चीन इसमें पहले स्थान पर है, अब अमेरिका दूसरे स्थान पर है, तीसरे स्थान पर है यूएई और चौथे स्थान पर है सऊदी अरब। तो ये चीजें यहाँ पर ध्यान रखिए। अब यहाँ पर आगे हम बात करेंगे कि वर्तमान में जो भारत के 3 सबसे बड़े भागीदार देश हैं, जो यहाँ पर हमने विकल्पों में आपको बताया, जैसे कि चीन, अमेरिका और संयुक्त अरब अमीरात, ये 3 सबसे बड़े भागीदार देश हैं भारत के। लेकिन वहीं पर दूसरी ओर वे देश जिनका भारत सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है, तो ऐसे देशों में भूटान का नाम पहले स्थान पर आता है, उसके बाद गिनी बिसाऊ और तीसरे स्थान पर आता है अफगानिस्तान। हालांकि वहीं पर चौथे स्थान की बात करें तो इसमें चौथे स्थान पर ये देश है नेपाल। तो ये चीजें भी यहाँ पर आप लोग ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट ये प्रश्न है, पहले पूछा जा चुका है, तो पूछे जाने की यहाँ से कोई भी तथ्य, मतलब कोई भी तथ्य पूछे जाने की यहाँ से प्रबल संभावना मुझे नजर आती है। इस सीरीज की यही विशेषता है कि यहाँ पर जो भी इंपॉर्टेंट प्रश्न होते हैं हम उसकी का संग्रह आपको यहाँ पर देते हैं। बीपीएससी एग्जाम को लेकर एक बात दिमाग में जरूर रखिएगा, बीपीएससी एग्जाम के प्रिपरेशन में लगे हैं, हमेशा ये दिमाग में आपका होना चाहिए कि आपको विद्वान नहीं बनना है, बल्कि जो सिलेबस कहता है और जो पूछे जा सकते हैं प्रश्न वही चीज़ें हमें पढ़ना है, क्योंकि बहुत बड़ा सिलेबस इसका आपको देखने को मिल जाता है।
मतलब जो मार्केट में बहुत सारे बुक आती है उसमें बहुत सारी चीज़ें दी हुई रहती है, लेकिन उसमें सबसे खास बात आपको ये भी ध्यान रखना है कि बीपीएससी के ऑफिशियल वेबसाइट पे जो पीडीएफ डाला गया है उसमें क्लियर मेंशन किया गया है कि क्या-क्या चीज़ें आपको पढ़नी है, कहाँ-कहाँ से आपको प्रश्न मिलेगा। उसी के अकॉर्डिंग ही आपको प्रिपरेशन करना है। जितना ज़रूरी ये है कि आप किस चीज़ को पढ़ते हैं उससे या फिर उससे कहीं ज़्यादा ज़रूरी ये भी है कि आप किस चीज़ को नहीं पढ़ते हैं। अर्थात कहने का सेंस यहाँ पर यह है कि अननेसेसरी चीज़ों को पढ़ने से बचिए। जो इम्पोर्टेंट है बस उसे ही हमें पढ़ना है, जो हमें लगे कि एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है, उसकी सारी जानकारी हम निचोड़ लेंगे अपने अंदर, ताकि एग्ज़ाम में जब पूछा जाएगा तो उसको हम अच्छे तरीके से वहाँ पर एक्सप्रेस कर पाएँ। अभी जो बदलता हुआ पैटर्न है बीपीएससी एग्ज़ाम का, वो हमने ये देखा है कि करंट अफेयर्स का जो भी चीज़ें खबरों में होता है, तो उससे मिलते-जुलते हुए प्रश्न को रिलेट करते हुए पीछे जाकर भी या फिर स्टैटिक पोर्शन से भी रिलेट करते हुए पीछे पूछा जाता है। तो ये कहीं न कहीं बहुत बड़ी बात है और इस चीज़ को लेकर आपको तैयार रहना पड़ेगा। ये प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस अभिनेत्री को हाल ही में फ्रीडम ऑफ द सिटी ऑफ लंदन के खिताब से सम्मानित किया गया है? इस अभिनेत्री का नाम है शबाना आज़मी। आप सभी इनको जानते होंगे। सबसे पहले ये ध्यान रखिए विकल्प नंबर सी यहाँ पर इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। यहाँ पर हमने इनके बारे में लिखा है कि हाल ही में लंदन में आयोजित यूके एशियन फिल्म फेस्टिवल में बॉलीवुड अभिनेत्री शबाना आज़मी को फ्रीडम ऑफ द सिटी ऑफ लंदन के खिताब से सम्मानित किया गया। उन्हें यह सम्मान भारतीय सिनेमा और महिला अधिकारों के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए दिया गया। जो उन्होंने उल्लेखनीय योगदान दिया है इन दोनों क्षेत्रों में, खास करके भारतीय सिनेमा में और महिला अधिकारों को लेकर, तो इसी के लिए अभी हाल ही में इन्हें ये फ्रीडम ऑफ द सिटी ऑफ लंदन से सम्मानित किया गया है। शबाना आज़मी को आप यहाँ पर इस तस्वीर में देख सकते हैं। अब आगे आपको जानकारी दे दूं कि शबाना आज़मी मूल रूप से हैदराबाद की रहने वाली है और उन्हें जो पुरस्कार मिले हैं उसको लेकर यहाँ पर आगे कुछ जानकारी है, जैसे कि 6 फिल्म फेयर पुरस्कार उन्हें अब तक मिल चुका है और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के रूप में 5 राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार भी उन्होंने अपने नाम किया है। इन सब के अतिरिक्त भारत सरकार द्वारा उन्हें 1998 में पद्मश्री, जो कि भारत का चौथा सर्वोच्च सम्मान है, और 2012 में पद्म भूषण, जो कि भारत का तीसरा सर्वोच्च सम्मान है। इस सम्मान से भारत सरकार द्वारा उन्हें सम्मानित किया गया था। एक पॉइंट यहाँ पर और भी है, जो कि कल भी हमने आपको बतलाया था। 2024 में जो पद्म पुरस्कारों की घोषणा हुई है, तो इसमें पद्मश्री को लेकर आपको हमने बतलाया था कि पहली बार 2024 में भारत सरकार ने एक साथ 4 फ्रांसीसी नागरिकों को पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया है। इन चारों को लेकर जानकारी ऑलरेडी आपको दिया गया है। तो फिलहाल अभी यहाँ पर हम इसे स्किप करते हैं, आगे चलते हैं। जो पुरस्कारों की हम बात कर रहे हैं, तो दरअसल यहाँ से भी खास करके जो बड़े पुरस्कार हैं, यहाँ से भी एक प्रश्न एग्जाम में पूछे गए हैं। विश्व स्तर पर दिए जाने वाले बड़े पुरस्कारों में ये सूची आपको जो दिख रहा है, इसमें से ये वाला जो आप देख रहे हैं, अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2023 जॉर्जी कॉस्पोंटिनोव को दिया गया, बुल्गारिया के रहने वाले हैं। उनकी रचना टाइम शेल्टर के लिए उन्हें ये अवार्ड मिला है। ये प्रश्न आपके बीपीएससी ट्री एग्जाम में पूछा गया है। ये सभी चीज़ें जो आप यहाँ पर देख रहे हैं आपको बतलाया गया है, आप लोग से जरूर ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। रिसेंटली इस सूची में कुछ नए बदलाव आए हैं जो कि आपको ध्यान रखना है। 98वें ज्ञानपीठ पुरस्कार 2024 से गीतकार गुलजार को उर्दू के लिए और संस्कृत के लिए विद्वान जगतगुरु रामभद्राचार्य को सम्मानित किया गया। ये 98वां ज्ञानपीठ पुरस्कार है जो कि आपको ध्यान रखना है। दोनों को तस्वीर के माध्यम से देख सकते हैं। संयुक्त तौर पर यह पुरस्कार इन दोनों को मिला है। देखिए यहाँ पर एक और है प्रित्ज़कर आर्किटेक्चर पुरस्कार 2024। तो ये जापानी वास्तुकार रिकेन यामामोटो को दिया गया। हालांकि इस पुरस्कार की बात करें तो सर्वाधिक बार ये जापानी वास्तुकार ने ही अपने नाम किया है। अगला एक और है एबेल पुरस्कार, जिसकी जानकारी हमने रिसेंटली आपको दिया था। फ्रांस के मिशेल टेलग्रांट ने इस खिताब को अपने नाम किया है, एबेल पुरस्कार 2024 का। तो ये चीज़ें ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। वीडियो को थोड़ा सा पॉज कीजिए और इसे अच्छी तरीके से रिवाइज कर लीजिए। चलिए यहाँ पर अब आ चुके हैं 8वें प्रश्न पे। निम्नलिखित में से कौन हाल ही में 2024 पेरिस ओलंपिक के लिए कोटा स्थान हासिल करने वाले पहले भारतीय पुरुष पहलवान बने? इनका नाम क्या है? तो राइट आंसर होगा अमन शहरावत। विकल्प नंबर डी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। एक प्रकार से ये जो प्रतियोगिता है, आपको ध्यान रखना, क्वालिफिकेशन प्रतियोगिता था पेरिस ओलंपिक के लिए। तो ऐसे में अपना कोटा हासिल करने वाले पहले भारतीय पुरुष पहलवान बने अमन शहरावत, जो कि आप इन्हें यहाँ पर देख सकते हैं। वो वही चीज़ों का जिक्र यहाँ पर किया गया है। यहाँ पर आप एक बात ध्यान रखेंगे, अमन शहरावत इस्तांबुल तुर्की में विश्व कुश्ती ओलंपिक क्वालिफायर में पुरुषों के 57 किग्रा फ्री स्टाइल वर्ग में पेरिस कोटा हासिल किया है। और आपको ध्यान रखना, यहाँ पर इस्तांबुल में जो ये आयोजित हो रहा है यह प्रतियोगिता, ये पहलवानों के लिए आगामी ग्रीष्मकालीन खेलों के लिए कोटा प्राप्त करने का अंतिम अवसर है। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि भारतीय पहलवानों में जो पहले पहलवान बने कोटा हासिल करने वाले, ये बने अमन शहरावत।
नेक्स्ट नवा प्रश्न है, कनाडा सरकार ने हाल ही में किस भारतीय कंपनी पर 1,34,822.38 कनाडाई डॉलर का जुर्माना लगाया है? किस कंपनी पर कनाडा सरकार द्वारा ये जुर्माना लगाया गया है? ये किस भारतीय कंपनी पर एक्चुअली में हमने ये पूछा है। तो करेक्ट आंसर होगा विकल्प नंबर सी यानी कि इन्फोसिस। ये भारत की सबसे बड़ी कंपनियों में से एक है। खास करके आईटी कंपनियों की बात करें तो आईटी कंपनियों में से बड़ी कंपनियां जो भी है उनमें से इनका भी नाम शुमार है। अब यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि कनाडा की मौजूदा जो जस्टिन ट्रूडो सरकार है, जो कनाडा के जो मुख्य निगम के प्रधानमंत्री हैं, वो वर्तमान में तो इनके द्वारा भी हाल ही में भारत की सबसे बड़ी आईटी कंपनियों में से एक इन्फोसिस पर एम्प्लॉय हेल्थ टैक्स कम दिए जाने के कारण 1,34,822.38 कनाडाई डॉलर का जुर्माना लगाया गया है। ये यहाँ पर आपको ध्यान रखना है। और आपको मैं ये भी बता दूं, ये जो जुर्माना लगाया गया है ये वर्ष 2020 के लिए लगाया गया है। तकरीबन अगर हम बात करें भारतीय रुपयों में तो तकरीबन यही मान के चलिए कि नियर अबाउट 1 करोड़ के आसपास होता है, 1 करोड़ रुपए के आसपास होता है। इतना जुर्माना भारत पर, मतलब भारत की जो कंपनी है इन्फोसिस, इस पर ये लगाया गया है। ये यहाँ पर आप लोग ध्यान रखेंगे। अब यहाँ पर आपको इन्फोसिस को लेकर कुछ जानकारी मैंने आपको पहले भी दिया है, वो चीज़ें हम आपको रिपीट करा दें कि इन्फोसिस ने पिछले साल अगस्त 2000, अच्छा यहाँ पर 24 नहीं बल्कि 23 होगा, मिस टाइपिंग हुआ है। अगस्त 2023 की हम एक्चुअली में यहाँ पर बात कर रहे हैं। तो अगस्त 2023 में दिग्गज टेनिस स्टार राफेल नडाल जो कि स्पेन के हैं, इन्हें अगले 3 साल के लिए अपना ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया था। किसके द्वारा? तो इन्फोसिस के द्वारा। राफेल नडाल को यहाँ पर आप तस्वीर में देख सकते हैं। अच्छा, इन्फोसिस की बात करें तो भारत में एक बहुराष्ट्रीय सूचना प्रौद्योगिकी सेवा कंपनी है। इसकी स्थापना 2 जुलाई 1981 को पुणे महाराष्ट्र में हुई थी, लेकिन वर्तमान में इसका जो मुख्यालय है ये कर्नाटक के बेंगलुरु शहर में है। और वर्तमान में इन्फोसिस के सीईओ हैं सलील पारेख। तो इतनी सारी जानकारी आप यहाँ पर इन्फोसिस को लेकर ध्यान रखेंगे, क्योंकि ये खबरों में है। खास करके जो जुर्माना लगाया गया है तो ये भी पूछे जा सकते हैं। 10वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किन्हें हाल ही में भारतीय कृषक उर्वरक सहकारी लिमिटेड यानी कि इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कॉर्पोरेटिव लिमिटेड अर्थात इफ्को का अध्यक्ष नियुक्त किया गया या फिर चुना गया है? तो इनका नाम है दिलीप संघानी। विकल्प नंबर ए यहाँ पर इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट 11वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस तिथि को अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस यानी कि इंटरनेशनल नर्स डे मनाया गया है? तो ये प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है 12 मई को। आपको यहाँ पर ये जानकारी दे दूं कि प्रत्येक वर्ष फ्लोरेंस नाइटिंगेल के जन्मदिन के अवसर पर 12 मई को इनके सम्मान में अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस के रूप में मनाया जाता है, जो कि इटली की रहने वाली थी। आप यहाँ पर इस तस्वीर में देख सकते हैं। आपको ये भी बता दूं कि यह दिवस जो मनाने का उद्देश्य है, यह दिवस आपको ध्यान रखना नर्सों की सेवा भावना और उनके गहन योगदान को सम्मानित करने के लिए मनाया जाता है। जो कि इस दिन का चुनाव इसलिए भी किया गया है क्योंकि ये पूरी दुनिया में जो नर्सों की बात किया जाए तो ये पहली महिला नर्स बनने का गौरव इनको प्राप्त है। तो इन्हीं के सम्मान में ये दिवस मनाया जाता है 12 मई को प्रत्येक वर्ष। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस 2024 का जो थीम है, जो विषय है, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है इस तरह का थीम। देखिए, इसका थीम है 2024 वाला, आवर नर्सेस आवर फ्यूचर, द इकोनॉमिक पावर ऑफ केयर, यानी कि हमारी नर्सें हमारा भविष्य, देखभाल की आर्थिक शक्ति। ये 2024 का अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस का आधिकारिक थीम है। 2023 में जब इस तरह की जानकारी हम आपको दे रहे थे, हमने आपको बतलाया था कि आवर नर्सेस आवर फ्यूचर, ये 2023 का ये अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस का थीम था। अच्छा, अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस पहली बार 1965 में मनाया गया था। अगला 12वां प्रश्न है कि हाल ही में 15 मई 2024 को परिवार और जलवायु परिवर्तन थीम या फिर इस विषय के साथ कौन सा दिवस मनाया गया है? इसका करेक्ट जो आंसर होगा ये होगा विकल्प नंबर बी यानी कि अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस। आपको बता दूं कि प्रत्येक वर्ष 15 मई को अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस मनाया जाता है और इसकी शुरुआत हुई थी वर्ष 1994 में संयुक्त राष्ट्र के द्वारा। 2024 में जो अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस मनाया गया, इसका थीम है परिवार और जलवायु परिवर्तन, यानी कि फैमिलीज एंड क्लाइमेट चेंज। और 2023 में इसकी जानकारी हमने दिया था परिवार और जनसंख्या की परिवर्तन, ये इसका 2023 का निर्धारित थीम था अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस का। तो यहाँ पर ये चीजें भी आपको ध्यान रखना है। आज के इस वीडियो को यहाँ पर हम समाप्त करते हैं, चलते हैं आज के इस वीडियो के प्रश्न की ओर। प्रश्न है कि किस देश ने 11 मई 2024 को पाकिस्तान को हराकर 30वीं सुल्तान अजलान शाह ट्रॉफी अपने नाम किया है?
आप लोग कमेंट बॉक्स में जाइए, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। और जो जानकारी हम आपको पीडीएफ डाउनलोड करने को लेकर बतला रहे थे, जो हमारे तमाम स्टडी नोट्स हैं, जो खास करके टेस्ट सीरीज हैं, क्विज हैं, बहुत सारी चीज़ें एप्लीकेशन पे आपको मिल रही है। कुछ चीज़ें इसमें फ्री है, लेकिन कुछ चीज़ें पेड भी है। तो एक नॉमिनल सा चार्ज पर आपको बीएम ऑनलाइन लर्निंग ऐप पर ये तमाम चीज़ें उपलब्ध कराई जा रही है। आप लोग एप्लीकेशन को प्ले स्टोर पे जाके डाउनलोड कीजिए और इसे ज्वाइन कीजिए। निश्चित तौर पर यहाँ से भरपूर फायदा आपको मिलने वाला है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।